हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के जो थियरी जो पार्ट है, इस चैप्टर का जो थियरी पार्ट है, थियरी जो एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद की जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर मैं इस चैप्टर की सारी जर्नल एंट्रीज को पूरा मैं कवर्ड करूंगा। बट फिलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ इस चैप्टर का पूरा थियरी पार्ट कवर करने वाले हैं। तो किसी भी चैप्टर का जो बेस होता है, जो रूट होता है, वो होता है उसका थियरी पार्ट। तो उसी थियरी पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन। देखिए बेटे, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोबारा वापस से बनाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा घर है, ठीक है, तो हमारे घर में क्या हुआ, कुछ चीजें डैमेज हो गई है, घर बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, दोबारा हमें वापस से पेंटिंग करनी है, दोबारा वापस से टाइल्स लगानी है, कुछ हमें समथिंग कुछ अल्टरेशन करना है, चेंजेस करना है, क्योंकि वो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है अंदर से वो काफी खराब हो गया है। तो नई टाइल्स लगाना, ठीक है, नया डेकोरेशन करना, क्योंकि जब भी बाहर से जब भी कोई गेस्ट आता था, मेहमान आता था, तो थोड़ा सा हमको ऑड फील होता था कि हमारा घर देखिए कितना खराब हो चुका है, तो हमें अपने घर को दोबारा वापस से रिनोवेट करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को दोबारा वापस से रिनोवेट करना, उसके अंदर अल्टरेशन करना, बदलाव करना, चेंजेस करना, पुनर्निर्माण करना, उसे ही कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। दोबारा वापस से बनाना, उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। एंड व्हाट इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है कि अंदर अंदर से दोबारा वापस से बनाना, ठीक है, इंटरनली दोबारा वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना। वो चीज पहले से बनी थी बट वो चीज क्या हुई थी पता, डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी, उसको दोबारा वापस से बनाना, उसे ही कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम घर की बात नहीं करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम कंपनी के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करने वाले हैं। एक कंपनी है जो कि बहुत लॉस में है, उसको लास्ट 4 to 5 ईयर से उसको लगातार कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं। तो उस कंपनी को दोबारा वापस से ट्रैक पे लाने के लिए, उसको दोबारा वापस से जिंदा करने के लिए हमें उस कंपनी का इंटरनली दोबारा वापस से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी लॉस मेकिंग है, सिक है, वो कंपनी बीमार हो गई है, कमजोर हो गई है, उसको लगातार लास्ट 4 to 5 ईयर से लगातार उसको लॉसेस हो रहे हैं। तो उसको दोबारा वापस से पटरी पे लाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए कंपनी को उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेगी तो कुछ समय के बाद क्या होगा, आगे 2-4 साल के बाद क्या होगा, कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, कंपनी को अपना पूरा सिस्टम बंद करना पड़ेगा, कंपनी का बोलते हैं ना कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। तो कंपनी बंद होना क्या ये एक सही सॉल्यूशन है? नहीं। इससे क्या होगा, जो उस कंपनी के वर्कर है सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वहां के जो शेयर होल्डर है सबको लॉस होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कंपनी को बंद करना ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, उसको दोबारा वापस से ट्रैक पे लाना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है माय डियर। तो आइए समझते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग, ठीक है, मेरे नोट्स के द्वारा। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, उस कंपनी को दोबारा वापस से बनाना, रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा वापस से उसको तैयार करना, ठीक है, ऑफ अ कंपनी। इट टेक्स प्लेस व्हेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट अ गुड। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब रहती है, अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, उसको लगातार 4 से 5 साल से लगातार उसको लॉस बहुत हो रहा है, लॉस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, लॉस का अक्यूमुलेशन हो गया है, तो ऐसे केसेस में कंपनी को अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अच्छा, और रीजन क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बेटे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू को ज्यादा दिखाया गया है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है करंट ईयर की, उसके अंदर या फिर लास्ट ईयर की या फिर उसके लास्ट ईयर की, उनकी बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन दिया गया है, एसेट्स का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो ज्यादा दिखा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका प्राइस कुछ और है। तो एक्चुअल प्राइस ना दिखाकर उसके प्राइस को ज्यादा दिखाना, उसके अमाउंट को ज्यादा शो करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसके एसेट्स की वैल्यू एकदम गिर गई है, उसके एसेट्स की प्राइस एकदम डाउन हो गई है, बट फिर भी वो ज्यादा अमाउंट शो कर रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ लॉसेस, उसको लगातार लॉस हो रहा है 4-5 साल से, तो लॉस काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, ओके।
डिक्लाइनिंग ऑफ टर्नओवर, कंपनी का जो सेल है वो बहुत ही कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, उसे कहते हैं डिक्लाइनिंग ऑफ अ टर्नओवर। बेटे टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स बहुत ही कम हो गया है। कंपनी की जो प्रॉफिट है वो लगातार ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये सारे रीजन की वजह से कंपनी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। तो इसीलिए कंपनी को दोबारा वापस से ट्रैक पे लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए उसका हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। इट इज रीऑर्गेनाइज्ड इंटरनली, अंदर अंदर से। हाँ बेटा, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी बदलाव होंगे, जो भी अल्टरेशन होगा, वो सब अंदर अंदर से होगा, विथ अ व्यू टू रन द कंपनीज एफिशिएंटली इन फ्यूचर, जिससे कि वो कंपनी फ्यूचर में एक दोबारा वापस से एक पावरफुल तरीके से, एक बोलते हैं ना, एक क्षमतापूर्ण तरीके से दोबारा वापस से वो कंपनी फ्यूचर में चलने लग जाए। तो इसीलिए उस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ स्कीम। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक स्कीम है। अच्छा, इसमें होता क्या है? फॉर्मुलेटेड टू रीऑर्गेनाइज अ लॉस मेकिंग कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग एक फॉर्मूला सेट करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एक मैनेजमेंट बनाते हैं कि किस तरह से दोबारा हमको उस लॉस मेकिंग कंपनी को दोबारा वापस से ट्रैक पे लाना है, एक सही पोजीशन पे लाना है, ठीक है। द स्कीम इन्वॉल्व्ड। अच्छा, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है? इसकी स्कीम क्या कहती है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वैल्यू को रिवैल्यूड करो। अगर प्राइस बहुत ज्यादा दिखाए हो तो उसको सही प्राइस पे ला दो, ठीक है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब कि अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई है तो उसको थोड़ा पेड ऑफ कर दो। इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर अक्यूमुलेट होते जा रहा है, इंटरेस्ट को पेड ऑफ कर दो, ओके। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। अभी एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनके अमाउंट में अल्टरेशन करना पड़ेगा हमको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा भाई क्या करो, थोड़ा सा अपना आप क्या करो, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करवाइए। आपने जो अमाउंट पेड किया उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, उसको हमको वेव्ड ऑफ कीजिए, माफ कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए। तो जब शेयर कैपिटल में चेंजेस आते हैं तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। राइटिंग ऑफ द लॉसेस एंड द फिक्टिशियस एसेट्स, जो बहुत सारे लॉसेस हैं उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद जो फालतू के जो एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स, फेक एसेट्स, इल्यूजन एसेट्स, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई प्राइस ही नहीं होती है, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। कभी कभी कंपनी क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग करती है, शो अप करती है, वो अपने बैलेंस शीट में दिखा देती है मेरे पास इतने सारे एसेट्स हैं, बट वो सारे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ऐसे एसेट्स जिसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा, उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं माय डियर? जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ओके, मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गए, शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गए, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स हैं। अंडर राइटिंग कमीशंस हो गए, तो ये सारी चीजें क्या बोलो? फिक्टिशियस एसेट्स है। ये सारे आइटम्स को वो जो लॉस मेकिंग जो कंपनी है वो हर साल अपने बैलेंस शीट में शो कर रही थी एसेट साइड में, जो कि वैल्यूलेस एसेट्स है, फेक एसेट्स है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती बट फिर भी दिखा रही है। तो आप जरा मुझे बताओ, जब बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन ही रॉन्ग है, विंडो ड्रेसिंग करके रखा है, कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है और वो अपने बैलेंस शीट में दिखा भी रही है, देखिए ये मेरा एसेट्स है, और पब्लिक को सबको पता है कि भैया ये तो एसेट्स, इसकी वैल्यू तो जीरो होती है, फिर भी इसने दिखा के रखा है एसेट साइड में। तो ये सारी चीजें, ये सब क्या है? गलत प्रेजेंटेशन है। उसका बैलेंस शीट ही दिखा रहा है कि सब कुछ यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। तो ये सब जो गलतियां हुई हैं इनको दोबारा वापस से रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो ये सब जो करेक्शन होगा, जो चेंजेस होंगे, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन माय डियर, ओके। अच्छा, और क्या रहता है? कंपनी वाले जो हैं वो हर साल अपने बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट शो करते हैं, जो भी आइटम्स शो करते हैं, जो भी अमाउंट वैल्यू दिखाते हैं, वो ट्रू एंड फेयर नहीं रहता है, नॉट अ करेक्ट। फाइनल अकाउंट हर साल जब बनाते हैं तो उसमें जो भी अमाउंट्स दिखाते, जो भी अमाउंट शो करते हैं, वो ट्रू एंड फेयर नहीं रहता है। तो जब कोई बाहर का कोई इन्वेस्टर देखेगा तो वो क्या बोलेगा? भाई देखिए बैलेंस शीट का पोजीशन ही खराब है, तो कंपनी भी खराबी होगी ना। तो ऐसे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? कि हमें कुछ वहां से रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर कंपनी ही खराब है, कंपनी ही लगातार लॉस में जा रही, तो वो हमें क्या रिटर्न्स देगी फिर? तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होते हैं? इन्वेस्टर बचते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी की जो फाइनेंशियल जो पोजीशन जो एकदम कमजोर, जो वीक हो चुकी है, उसको दोबारा वापस से सही करनी पड़ेगी। तो ये सही करना, दोबारा वापस से बनाना, इसे ही कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन माय डियर। देखिए, अब देखिए जरा, मैं आपको एक लॉस मेकिंग कंपनी का बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूं। आप जरा यहां पे ध्यान देंगे। देखिए, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी का बैलेंस शीट है, ठीक है। ये हर साल इसकी बैलेंस शीट ऐसी ही रहती है। अगर ऐसी बैलेंस शीट को अगर हम देखेंगे, अगर कोई एक अच्छा, एक स्मार्ट कोई इन्वेस्टर अगर देखेगा, तो वो देख के ही सीधे बोल दे कि भाई ये कंपनी बहुत बेकार है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मेरे को। क्योंकि देखो कंपनी में, देखिए यहाँ देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है भैया? प्रॉफिट होना। अब प्रॉफिट कहां पे दिखाया जाता है पता है? प्रॉफिट दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में, बट देखो यहां प्रॉफिट दिखाया गया है, मतलब ये एक्यूमुलेशन लॉसेस है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी को लास्ट 4 to 5 ईयर से लगातार लॉसेस हो रहे हैं। ये कोई भी देखेगा सबको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्लेस होता है वो यहां पे होता है, लायबिलिटी साइड में होता है, बट उसको यहां पे शो करके रखा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्स में शो करके रखा है, जिसकी वैल्यू 0 होती है, जो कि फिक्टिशियस एसेट्स है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसकी वैल्यू 0 होती है, बट फिर भी इसको यहां पे दिखा के रखा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। तो यहां पे गलत प्रेजेंटेशन दिया गया है माय डियर। अब देखिए, यहां देखिए गुडविल है। अब कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका गुडविल कैसे होगा? अच्छा, गुडविल कैसे क्रिएट होता है? जब कंपनी को लगातार प्रॉफिट होते हैं और लगातार ईयर बाय ईयर हर साल प्रॉफिट होगा, तो पूरा मार्केट में पूरा बोलते हैं ना कि पूरा प्रमोशन हो जाएगा, यार ये कंपनी में लगातार प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इस कंपनी का मार्केट में गुडविल बढ़ते जा रहा है। तो जब ज्यादा प्रॉफिट ईयर बाय ईयर होगा तो ऑटोमेटिकली गुडविल क्रिएट होगी। लेकिन अब ये तो कंपनी लॉस मेकिंग है, तो इसको गुडविल कहां से आ गया? फिर तो ये तो क्या है, गलत प्रेजेंटेशन है। अब यहां पे देखिए, जितने भी एसेट्स यहां पे दिए गए, सबकी जो वैल्यू दी गई है, ये सब रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट प्राइस कुछ और है और आपने बुक वैल्यू कुछ और दिखा दिया है। मार्केट में आपके एसेट्स की एक्चुअल प्राइस कुछ और चल रही है, बट आपने यहां पे ओवर करके दिखा दिया है। तो लोगों को मालूम पड़ता है, अगर कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो पहले वो नॉलेज ले लेता है कि मार्केट में कौन सा एसेट्स की कितनी वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो नॉलेज लेके ही आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप गलत प्रेजेंटेशन करोगे, ट्रू एंड फेयर व्यू आप नहीं बताओगे लोगों को, तो लोग समझेंगे कि यार ये कंपनी तो झूठा मूठा दिखा रही है हर एक चीज, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग्स, आपको लगातार लॉस हो रहा है, तो आपको जनरल रिजर्व दिखाने की जरूरत क्या है? व्हाट इज जनरल रिजर्व? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसी प्रॉफिट में से हम लोग क्या करते हैं, कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख देते हैं, उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। लेकिन जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो वहां से छोटा सा हिस्सा, एक हिस्सा निकाल के आप साइड में कैसे रखोगे? तो जब कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो ही नहीं रही है, तो ये जनरल रिजर्व कहां से आ गया फिर? तो ये सारी चीजें क्या है बोलो, एक गलत है, गलत प्रेजेंटेशन है, विंडो ड्रेसिंग है, दिखावा है, और ये इन्वेस्टर बराबर अच्छे समझते हैं। तो ये सब जो गलत हो रहा है, इसको सही करना, इसको दोबारा वापस से बनाना, रेक्टिफाई करना, करेक्शन करना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो यहां पे हम जो चेंजेस करेंगे, जो बदलाव करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन माय डियर। चलिए, अब देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे तो वहाँ पे वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आपको उन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में डीप में सीखना बहुत ही ज़रूरी है माय डियर। एक बार आप सीख जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते समय काफ़ी आसानी होगी। चलिए देखते हैं, की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड माय डियर। देखिए, की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नंबर 1, आइए समझते हैं व्हाट इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। नंबर 1 पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। इट रिफर्स टू कन्वर्जन ऑफ शेयर ऑफ अ स्मॉलर डिनोमिनेशन इनटू शेयर ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन। जब कोई शेयर होल्डर अपने स्मॉल शेयर्स को इकट्ठा करता है और लेकर जाता है कंपनी के पास, जमा करता है, उनको देता है और उनसे बोलता है कि भैया अपने छोटे छोटे शेयर ले लो और मुझे इसको एडअप करके एक बड़ा शेयर दे दो मेरे को, ठीक है। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपीज के 10 शेयर्स हैं, तो अब मैं पैकेट में रखता हूं, मुझे बार बार काउंटिंग करना पड़ता है, गिनना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने क्या दिमाग यूज़ किया, 10 रुपीज़ के वो शेयर लेकर गया, कंपनी के पास जमा किया और कंपनी से मैंने डिमांड किया कि भैया मुझे क्या करो, ये 10 रुपीज़ वाले 10 शेयर ले लो और मुझे इसके एक्सचेंज में 100 रुपीज़ वाला एक बड़ा शेयर दे दो। तो माय डियर, यहां पे देखो अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, बस यहां पे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। मेरे पास 10 रुपीज के नंबर ऑफ शेयर 10 थे, जब मैंने कंपनी के पास जमा किया तो कंपनी ने मुझे वहां से 100 रुपीज वाला 1 शेयर दिया। तो 10 रुपीज वाला 10 शेयर गया, वहां से सामने से 100 रुपीज वाला 1 शेयर आया।
तो जब मेरे पास पहले था तो नंबर ऑफ शेयर 10 थे, जब गया वहां से आया 100 रुपीज वाला तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1 हो गए। लेकिन पहले भी 100 रुपीज टोटल था और बाद में जब एक्सचेंज किया तो भी वो 100 रुपीज ही है माय डियर, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि स्मॉलर डिनोमिनेशन को लार्जर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करवाना ही आपका कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कहलाता है माय डियर, ओके। पॉइंट नंबर 2, सब डिवीजन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। देखिए जरा, जब हम लोग एक बड़े शेयर को, एक बड़े अमाउंट के शेयर को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, उसको तोड़वा लेते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने कंपनी के पास 100 रुपीज़ वाला शेयर जमा किया, डिपॉजिट किया, उनको क्या बोला कि मुझे इसका मुझे 10 रुपीज़ वाला ब्रेकअप करके मुझे 10 रुपीज़ वाला 10 शेयर दे दो, ठीक है। तो जब मैंने 100 रुपीज़ वाला एक सिंगल शेयर कंपनी के पास जमा किया और वहां से मैंने 10 रुपीज़ वाले 10 शेयर ले लिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेयर। तो इट रिफर्स टू कन्वर्जन ऑफ शेयर ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। तो जब हम लोग एक लार्जर डिनोमिनेशन वाली शेयर को ब्रेक करके, उसको तोड़ के, उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेयर। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ 100 ईच शेयर इंटू ₹10 माई डियर, ओके। तो सिंपल सी बात है। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ का एक नोट है, आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार को बोला सर मुझे छुट्टे दे दीजिए, तो आपने 100 रुपीज़ वाला नोट दुकानदार को दिया, उसने आपको 10 रुपीज़ का 10 नोट्स दे दिया। तो आपने क्या किया, लार्जर डिनोमिनेशन को कन्वर्ट करवाया स्मॉलर डिनोमिनेशन में, इसे ही कहते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। बेटा तीसरा जो की पॉइंट है हमारा वो है सरेंडर ऑफ शेयर। बेटे अब समझते हैं व्हाट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स। इट रिफर्स टू वॉलंटरली रिटर्न ऑफ अ शेयर बाय अ शेयर होल्डर टू द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल रिडक्शन। अच्छा माय डियर, कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी को लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, लोगों के कॉपरेशन की जरूरत है। डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर होल्डर, शेयर होल्डर, ठीक है, बैंक लोन वाले लोग, ठीक है। अगर ये सब लोग ना अगर कंपनी को कॉपरेट करेंगे, कंपनी के साथ थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अपना जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सेक्रीफाई करेंगे, तो क्या होगा पता है, कंपनी को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो कंपनी की जो लायबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो कंपनी ट्रैक पे आ जाएगी। आ रहा है समझ में। तो माय डियर, तो होता क्या है, जितने भी लायबिलिटी होल्डर लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता है, अपनी उनको जो अमाउंट लेना रहता है कंपनी से, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो लोग स्किप कर देते, छोड़ देते, सेक्रीफाई कर देते हैं कि चलिए ठीक है भाई, कंपनी बंद हो जाएगी तो बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, ठीक है, आज हम इनके कस्टमर इनसे कमा रहे हैं, अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो फ्यूचर में कभी नहीं कमा पाएंगे, तो इससे अच्छा आज थोड़ा बहुत लॉस सह लेंगे, चलेगा, थोड़ा बहुत अमाउंट छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, सैक्रिफाई कर देंगे, चलेगा। लेकिन माय डियर, अगर बोलेंगे हमको पूरा पैसा चाहिए, अब कंपनी तो कैपेबल है ही नहीं पूरा पैसा आपको देने के लिए, अब आप नहीं मान रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे पूरा पैसा चाहिए, तो कंपनी बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इससे अच्छा क्या करो, कंपनी को थोड़ा सा कॉपरेट करो, सपोर्ट करो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल क्रेडिटर है, उसको कंपनी से लेना है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो क्रेडिटर किस तरह से हेल्प कर सकता है कि कंपनी भाई एक काम करो, आप मुझे 50,000 रुपीज़ देना, आपका 50,000 मैंने माफ़ कर दिया। कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, बैंक वाले ने भी क्या दिमाग यूज़ किया, चलो भाई ठीक है, एक काम करते हैं, कंपनी को मैंने 10 करोड़ रुपए का लोन दिया था, चलो एक काम करता हूँ मैं, बोलते हैं ना 3 करोड़ रुपए मैं माफ़ कर देता हूँ, ठीक है, वेव्ड कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, सेक्रीफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से बैंक वाले ने भी क्या कर दिया, कुछ अमाउंट छोड़ दिया कि चलो ठीक है भाई, मैं कंपनी को हेल्प करता हूँ, ठीक है, कंपनी दोबारा वापस से सर्वाइव कर लेगी, वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। तो वहाँ से बैंक वाले ने छोड़ा कुछ अमाउंट, क्रेडिटर ने कुछ अमाउंट छोड़ लिया, डिबेंचर होल्डर ने कुछ अमाउंट वेव्ड कर दिया, चलो ठीक है, माफ़ किया, छोड़ो, चलो ठीक है, हम आपको हेल्प करते हैं। फिर वहां से इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सब लोगों ने क्या किया पता, अपना पेड अप कैपिटल भी रिड्यूस करवा लिया। अब सब लोगों ने 10 रुपीज़ कंपनी को दिया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जब शेयर इशू हो रहा था तो वो टाइम शेयर होल्डर लोगों ने कंपनी को ना पूरा फुल अमाउंट दे दिया था। 10 रुपीज़ वाला शेयर था, लो 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ वाला शेयर था, लो 100 रुपीज़। लेकिन अब आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि उनको वो कंपनी पूरा पैसा लौटा नहीं सकती है, पूरे अमाउंट का रिडम्पशन नहीं हो सकता है, पूरे अमाउंट का बायबैक नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, वो शेयर होल्डर लोग क्या कर रहे हैं, बोलो कंपनी को कॉपरेट कर रहे हैं। उन्होंने जो अमाउंट पेड किया था वो टोटल अमाउंट में से कुछ अमाउंट वो लोग क्या कर रहे हैं, बोलो रिड्यूस करवा रहे हैं। तो 10 रुपीज़ दिया तो चलो भाई ठीक है, एक काम करो, मैं 2 रुपये छोड़ देता हूँ, चलो आप मुझे फ्यूचर में 8 रुपये
क्या करना, रिडीम करना, बायबैक करना, 2 रुपये में छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है। तो इस तरह से शेयर होल्डर लोगों ने भी क्या किया, अपने पेड अप अमाउंट को भी रिड्यूस करवा दिया। तो धीरे धीरे लोग क्या कर रहे, कॉपरेट कर रहे, सपोर्ट कर रहे। तो सपोर्ट कॉपरेट जब होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कर्जा कम होगा, और जब कर्जा कम होगा तो प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट हो तो उसी प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लॉसेस हुए हैं वो सारे लॉसेस को हम लोग क्या कर लेंगे, बोलो माय डियर, राइट ऑफ कर लेंगे। क्योंकि लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो वही सारे प्रॉफिट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। और जब लॉसेस राइट ऑफ होगा, लॉस खत्म हो जाएगा, तो कंपनी ऑटोमेटिकली अपने ट्रैक पे आ जाएगी, अपने पटरी पे आ जाएगी, और एक सिस्टमैटिक वे में चलेगी। और फिर धीरे 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 वो लॉस मेकिंग कंपनी इन फ्यूचर में वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी माय डियर। तो इसीलिए ये सब जो फंडा, ये सब जो यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है, कंपनी को लायबिलिटी होल्डर, शेयर होल्डर लोगों के साथ में मीटिंग बिठानी पड़ती है, उनसे कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके क्या होता है, लोग अमाउंट वेव करते हैं, अमाउंट स्किप करते हैं, ठीक है। फिर जब अमाउंट स्किप करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट से क्या होगा, आपका जो लॉसेस है वो क्या होगा, राइट ऑफ होगा। ओके, तो उसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है, बोलो, शेयर होल्डर लोग क्या कर रहे हैं, शेयर को सरेंडर कर रहे हैं बेटा। अब सरेंडर का मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर है, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में कंपनी मेरे को 100 शेयर्स का पैसा मेरे को रिडीम्ड करेगी, मुझे कंपनी फ्यूचर में 100 शेयर्स का अमाउंट मुझे पेड ऑफ करेगी। लेकिन आज कंपनी की कंडीशन खराब है, तो मुझे कंपनी को कॉर्पोरेट सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 100 शेयर्स थे, तो मैंने क्या किया, 20 शेयर्स ना सरेंडर कर दिए कि ये लीजिए कंपनी भाई, 20 शेयर्स ले लीजिए आप, मुझे इसका पैसा मत देना, ठीक है, मैं आपको कॉर्पोरेट में आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये लीजिए 20 शेयर्स। तो मैंने क्या किया, 100 शेयर्स में से मैंने 20 शेयर्स सरेंडर कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे जिनके पास बहुत सारे शेयर्स होंगे, तो सब लोगों ने क्या किया, थोड़े थोड़े शेयर सरेंडर कर दिए, और शेयर सरेंडर कर दिया, उसके बदले में पैसा भी नहीं मांगा। तो क्या हुआ, जितने शेयर सरेंडर हुए उतने अमाउंट का, उतने शेयर कैपिटल का जो बोलते हैं ना लायबिलिटी, रिड्यूस हो गया। तो कंपनी को उतने उतने अमाउंट का, उतने उतने शेयर्स के पीछे कंपनी को प्रॉफिट हो गया, ठीक है बेटा। तो शेयर सरेंडर मतलब क्या होता है, अपने शेयर को वहां पे जमा कर देना और उनसे पैसा नहीं मांगना। तो एक तरह से शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, कंपनी को हेल्प कर रहे हैं माय डियर। तो इट रिफर्स टू वॉलंटरली रिटर्न ऑफ अ शेयर बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल रिडक्शन माय डियर। अगर शेयर सरेंडर होगा तो सिंपल सी बात है, कंपनी को, शेयर होल्डर लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, अपनी इच्छा से वॉलंटरली उन लोगों ने शेयर को सरेंडर किया है। तो ऑटोमेटिकली शेयर जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगा, और शेयर कैपिटल रिड्यूस होना मतलब लायबिलिटी डिक्रीज होना, मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा माय डियर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स appearing in the balance sheet must be written off through reconstruction account whether mentioned in question or not। my dear, लॉस मेकिंग कंपनी की बैलेंस शीट का जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करोगे, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको उस लॉस मेकिंग कंपनी के बैलेंस शीट में जितने भी आपको फिक्टिशियस एसेट्स, अक्यूमुलेशन लॉसेस जितने भी आपको दिखाई देते हैं, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स जितने भी आपको दिखाई देते हैं, ये सबको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये सबको आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा माय डियर, ठीक है। कंपल्सरली आपको आपके क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, आपको कंपल्सरली आपको राइट ऑफ करना है। लॉसेस हटेंगे तभी तो कंपनी ट्रैक पे आएगी, पटरी पे आएगी ना माय डियर। ओके, तो ध्यान देना, आपको ये सब राइट ऑफ करना है। ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, फिक्टिशियस एसेट्स जितने भी है, ये सब के सब आपको बैलेंस शीट में दिखाई देंगे एसेट साइड में, ये सबको आपको राइट ऑफ करना है थ्रू विच अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट माय डियर। बेटे रिकंस्ट्रक्शन एक अकाउंट, एक लेजर है, एक अकाउंट है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब होता है तो वो टाइम हमें जो भी प्रॉफिट लॉस होते हैं वो सारे प्रॉफिट लॉसेस को हमें रिकंस्ट्रक्शन एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके अंदर हमको सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन्स को वहां पे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ध्यान देना, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ओके, ये जितने भी
हमें जो भी एक्सपेंस लॉस होगा वो सबको हमें इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और पांचवी पॉइंट क्या है, ऑल रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट लाइक द जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंसेस एंड द रीवैल्यूएशन रिजर्व ईटीसी मस्ट बी रिटन ऑफ थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वेदर इट इज मेंशन इन योर क्वेश्चन और नॉट। माय डियर, अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट किधर से आया, फिर प्रॉफिट नहीं आना चाहिए ना माय डियर। ये जनरल रिजर्व किधर से आया, कंपनी तो लॉस में जा रही है ना, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये झूठा मूठा है। जब कंपनी लॉस में जा रही तो प्रॉफिट किधर से आया फिर। तो अगर कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो वो आपको सबको रिमूव करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ रिमूव करना मतलब समझ रहे हो, अपने को क्या होगा, अपना जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होगा, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो हमारा वो प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करेंगे, बोलो माय डियर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर। सो राइट ऑफ करो थ्रू विच अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, सो ध्यान देना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एक अकाउंट्स बनेगा, एक लेजर बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमको सारे प्रॉफिट लॉसेस को ट्रांसफर करना है एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलो नेक्स्ट बेटे, पॉइंट नंबर 6 देख लेते, चलिए पॉइंट नंबर 6। ओके माय डियर, पॉइंट नंबर 6 चलिए। एरियर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे व्हाट इज द एरियर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटे आप लोगों ने एसपी में पढ़ा होगा, जो बच्चे एसपी के स्टूडेंट उनको पता होगा, व्हाट इज कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका मतलब जिनको ना बोलते ना कि उनको डिविडेंड देना कंपलसरी है। कंपनी को लॉस होगा फिर भी देना पड़ेगा, बट तुरंत नहीं देगी, या फ्यूचर में देगी। ओके, तो उनके नाम पे जो भी डिविडेंड होगा वो सब एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, और जब कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो वो सारे डिविडेंड को इकट्ठा करके उनको वन टाइम में पेमेंट कर देंगे। तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब कि ऐसे शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड मिलना तय है, कंफर्म 100% मिलेगा, बट तुरंत नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब। तो अब कंपनी को 4 साल से लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो उनके नाम पे जितने भी डिविडेंड्स है सब क्या हो रहे हैं, बोल अक्यूमुलेट हो रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं। ओके, तो वो सब लॉसेस जो डिविडेंड जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो एरियर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब कि ऐसा लायबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, भरना भी पड़ सकता है, नहीं भी भरना पड़ सकता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो एरियर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो उनके नाम पे जो भी एरियर्स ऑफ डिविडेंड जो इकट्ठा हो रहा है वो हमको फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है, नहीं भी। अगर प्रॉफिट हुआ तो भरना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं भरना पड़ेगा। ओके, जो कि फ्यूचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट बी एडेड द वर्ड एंड रिड्यूस्ड। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, आपके लिए बस। जब किसी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको अपनी नई वाली बैलेंस शीट के टॉप ऊपर वहां पे कॉर्नर साइड में उसको एंड रिड्यूस्ड वर्ड लिखना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, जो नए शेयर होल्डर उनको पता चलना चाहिए कि ये कंपनी का अभी रिसेंटली अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये क्या एक इंडिकेटर है कि इस कंपनी का क्या है, बोलो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जिससे कि नए इन्वेस्टर लोगों को मालूम पड़ जाए, तो वो सोच समझ के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट बेटे, पॉइंट नंबर 8, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। मैंने आपको बताया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम रिनोवेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं माय डियर। हम दोबारा वापस से नई कंपनी ओपन नहीं करते हैं, कंपनी को बंद किया नई कंपनी ओपन करो, नहीं, ऐसा नहीं होता इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी वही होती है, बस अंदर से स्ट्रक्चर चेंज होता है, नई पेंटिंग किया, नया टाइल्स बिठाया, ठीक है, नया डेकोरेशन किया। ओके, तो ये सब होता है माय डियर, इसमें नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है। नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है किसमें पता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। तो एक चैप्टर है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमाल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उस चैप्टर के अंदर क्या होता है, बोलो, नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, एनी क्रेडिट बैलेंसेस ऑन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट माय डियर। तो जब आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओगे, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जब आप बनाओगे तो एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, एसेट्स को सोल्ड आउट किया, ठीक है, लायबिलिटीज को पेड ऑफ किया, ठीक है, डिबेंचर होल्डर लोगों ने अपनी लायबिलिटी को वेव्ड ऑफ कर दिया,
ओके, उन्होंने अपना अमाउंट वेव्ड ऑफ कर दिया, तो वो टाइम आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारे प्रॉफिट लॉस को आपको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक अकाउंट जो कि सेपरेटली आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में आपको जो भी एक्सपेंस और लॉस होगा वो सारे एक्सपेंस लॉस इनकम एंड गेन्स को आपको इसी सेपरेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे माय डियर, तो आपको डिफरेंसेस मिलेगा, पता है कहां पर, ऑन द डेबिट साइड, और ऑन द डेबिट साइड जो भी डिफरेंसेस मिलेंगे वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी अकाउंट क्लोज करते हैं और अगर हमको डिफरेंसेस डेबिट साइड में मिलेगा तो वहां पे क्या होता है, बोलो माय डियर, प्रॉफिट होता है। क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या है पता है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट को अगर आप क्लोज करोगे और आपको डिफरेंस डेबिट साइड में मिलेगा तो उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो माय डियर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम, ठीक है, जब आप अपना सेपरेट अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्लोज करोगे तो वो टाइम आपको जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो सब आपका प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करोगे। क्योंकि ऐसा प्रॉफिट हमेशा आपको नहीं मिलता है बेटा। ऐसा प्रॉफिट 10 साल 15 साल 20 साल में कभी तो एक बार ऐसा प्रॉफिट मिलता है। तो वो प्रॉफिट, वो इनकम जो आपको रेगुलरली नहीं मिलती है, वो आपको 10 साल 15 साल 20 साल में एक बार कभी तो मिलेगा। तो वैसे प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं माय डियर, विच इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे प्रॉफिट को हमें कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए मैंने आपको बताया कि एनी क्रेडिट बैलेंसेस ऑन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगली चीज, पॉइंट नंबर 10 बेटे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ये क्या है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, समझा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे। सो देयरफॉर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके माय डियर, अच्छा, इन दिस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करते समय कंपनी को जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारे प्रॉफिट लॉस को कंपनी कहां पे सेपरेटली रिकॉर्ड करेगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट बेटे, पॉइंट नंबर 11, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेड ऑफ, इट इज ट्रीटेड एज फुल्ली लॉस। बेटा व्हाट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी। हो सकता है हम लोगों ने लेजर प्रिपेयर करते समय या फिर एंट्री पास करते समय उसका हम लोगों ने ओमिशन कर दिया रहेगा, उसको हम भूल गए रहेंगे। ठीक है, आधा अधूरा रिकॉर्ड कर दिया रहेगा, फिर बाद में आगे पोस्टिंग के टाइम वो गायब ही हो गया पूरा। तो फिर बाद में डायरेक्टली सीधे पता कहां मिला अपने को, डायरेक्टली सीधे वो मिला अपने को नीचे एडजस्टमेंट के अंदर, और वहां मालूम पड़ा कि यार ये तो एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जो कि पहले से थी नहीं। तो ऐसी लाइबिलिटी जो अचानक आपके सामने आ जाए, जो पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं रहेगी, वैसी लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एंड बेटा व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड हो, वो फ्यूचर में अपने को भरना भी पड़ सकता है, नहीं भी भरना पड़ सकता है। फ्यूचर के लिए वो अपना टेंशन बन भी सकता है, अपना टेंशन नहीं भी बन सकता है। तो ऐसे लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके, तो अगर आपने इसका पेमेंट किया, पेड ऑफ किया, इट इज ट्रीटेड एज फुल्ली लॉस। क्योंकि अचानक सामने आ गया ना, अपने को पता ही नहीं था कि अपने को भरना था, अब अचानक सामने आ जाएगा, अरे भाई भरना है, इसका मतलब कि भैया अपना पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर ये अचानक आपके सामने आ जाएगा और आपको इसके बारे में पहले से पता ही नहीं था कि अपने को भरना पड़ेगा, तो अचानक सामने आया तो अचानक टेंशन आ जाएगा, भैया पूरा पैसा भरना पड़ेगा, तो अपना क्या होगा, बोलो माय डियर, फुल्ली लॉस हो जाएगा। ओके, सो मैंने आज के लेक्चर्स में क्या कवर किया, मैंने आज के लेक्चर्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पूरे थियोरी एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। जिसको ये पूरा थियोरी समझ में आ जाएगा ना माय डियर, 100% उसको जर्नल एंट्री भी समझ में आ जाएगी, और जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी भी चैप्टर का जो बेस, जो रूट होता है, जो जड़ होती है, वो होती है चैप्टर की थियोरी एस्पेक्ट। मतलब कि चैप्टर का पूरा स्टोरी, पूरी कहानी, समझा बेटा? ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने आपका थियोरी एस्पेक्ट खत्म कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद माय डियर।